आज हम समझने वाले हैं बीजांड की संरचना के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा। पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था जायांग की पूरी संरचना के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, है ना। तो हमने पूरा का पूरा संरचना समझा था जायांग के बारे में, साथ ही साथ जायांग के विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगला पॉइंट है हमारा बीजांड की संरचना। तो बीजांड इसी के अंदर पाई जाने वाली संरचना है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। इस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, है ना। इस संरचना को हम कहते हैं भाई, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र और इसे हम कहते हैं वर्तिका। जबकि ये गोल जो संरचना होती है ये हमारी कहलाती है अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से निर्माण होता है बीजांड का और किस प्रकार से निर्माण होता है भ्रूणपोष का, वो हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए कि क्या होता है। बीजांड एक संरचना है जो कि अंडाशय के अंदर पाई जाती है। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर दो आवरण पाए जाते हैं। इसके बाहर दो आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को हम अध्यावरणी आवरण के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, है ना। तो ये हो गया आपका बीजांड। इसके बाहर दो आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस आवरण को हम कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, क्या कहेंगे, अध्यावरण। तो आप कहोगे कि बीजांड के बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। यही संरचना आगे चलती जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया बीजांड। अब यहां से देखिए ये संरचना कहलाती है भाई, आगे यहां से ये संरचना, और ये संरचना हमारी कहलाती है बीजांड वृंत। इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। तो किसे कहते हैं बीजांड वृंत, है ना। तो जहां से, है ना, जहां पे ये खत्म होता है अध्यावरण, जहां से अध्यावरण खत्म होता है वहीं से कौन शुरू होता है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। हाँ, बीजांड वृंत की एक और खासियत है, ये कहाँ जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है। यानी कि इसके अंदर पाया जाएगा तो ये बीजांड वृंत यहाँ जुड़ा होगा और क्या करेगा, ये पूरा अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो अध्यावरण, अध्यावरण देखिए जो अध्यावरण होगा यही आगे चल के यहाँ तक अध्यावरण खत्म है। इसके बाद अब देखिए जहां से बीजांड वृंत जुड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं, जहां से बीजांड वृंत जुड़ता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। आप कहोगे बीजांड वृंत जहां से जुड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रिका कहेंगे। और इसके बीच में ये जो खाली स्थान है ये कहलाता है बेटा निभाग। याद रखिएगा इस नाम को, क्योंकि आगे निभाग आप कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद इसमें तीन संरचनाएं, है ना, तीन कोशिकाएं ऊपर की तरफ यानी कि निभाग की तरफ, और नीचे दो कोशिकाएं छोटी और एक कोशिका बड़ी होती है, और बीच में दो ध्रुव केंद्रक पाया जाता है। इसमें टोटल कोशिकाएं कितनी हो गई, है ना, टोटल कोशिकाएं इसमें तीन ऊपर होंगी, तीन नीचे, एक बीच में, यानी कि टोटल कोशिकाएं कितनी हो गई, 7 हो जाएंगी, है ना। तो इस ऊपर वाली जो कोशिकाएं निभाग की तरफ पाई जाती हैं इन्हें हम प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानते हैं। इन कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और जो बीच में पाया जाता है केंद्रक, जो कि क्या होता है, 2 यानी कि द्विगुणित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, दो ध्रुव केंद्रक। और ये जो नीचे की कोशिकाएं जो छोटी होती हैं इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिका।
इन्हें हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, जबकि ये ऊपर की जो कोशिका होती है इस कोशिका को हम जानते हैं अंड कोशिका के नाम से, जो कि आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और जैसे जैसे आगे भ्रूण का निर्माण होता जाएगा ये सहायक कोशिका और ये प्राथमिक कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलके निर्माण करती हैं किसका, अंड समुच्चय का, अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। तो ध्यान से समझिएगा बीजांड की संरचना, है ना। बीजांड एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जिसके बाहर दो आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। जहां पे ये आवरण खत्म होता है वहीं से एक संरचना शुरू होती है, जिस संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। जहां से बीजांड वृंत क्या होता है, जुड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, केंद्रिका के नाम से जानते हैं। और केंद्रिका और बीजांड वृंत जहां से जुड़ता है इसके बीच वाले भाग को, खाली स्थान को हम निभाग के नाम से जानते हैं। और यह संरचना क्या कहलाती है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत वह संरचना है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। आगे देखेंगे, एक संरचना है ये जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता, जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता वहां पे एक संरचना का निर्माण होता है। जहां जहां देखिए ये गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे अध्यावरण का आवरण नहीं है, यहाँ किसका निर्माण होगा, यहाँ पे निर्माण होगा बीजांड द्वार का। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है और पराग नलिका से होते हुए ये बीजांड में जब प्रवेश करता है, तो अब इस संरचना को अगर हम उठा के यहाँ रखें तो यहीं से होके, मतलब अगर यहाँ से परागकण आएगा, है ना, परागकण अंकुरित होकर नर युग्मक जब रिलीज करेगा तो इसी बीजांड द्वार से होके क्या करेगा, इसी बीजांड द्वार से होकर नर युग्मक प्रवेश करेगा, जिसमें एक नर युग्मक इससे मिल जाएगा, इस कोशिका से मिलकर निर्माण करेगा युग्मनज का। और आगे चल के एक युग्मक जाके मिलेगा इससे, यानी कि दो ध्रुव केंद्रक से मिलेगा और वो निर्माण करेगा किसका, तो वो निर्माण करेगा भ्रूणपोष का। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये थी आपकी बीजांड की संरचना, जो कि बार बार पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक बार फिर से इसे हम फटाफट समझ लेते हैं, है ना। तो बीजांड कहाँ पाया जाता है, पहली चीज तो ये है, तो बीजांड पाया जाता है अंडाशय में, है ना, अंडाशय में पाया जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है, अब बीजांड हम मादा भाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पुष्प का मादा भाग होगा, ये पाया जाता है अंडाशय में, है ना। तो बीजांड के बाहर, ये जो बीजांड है इसके बाहर दो आवरण पाए जाते हैं जिसे अध्यावरण कहते हैं। जहां पे ये आवरण नहीं होते हैं वहीं से निर्माण होता है बीजांड वृंत का। बीजांड वृंत जो है कहाँ जाके जुड़ता है, अंडाशय से जुड़ता है, जो उसे पोषण लेने में मदद करता है। इसके बाद की संरचना जहां पर यह अध्यावरण का आवरण नहीं पाया जाता उसे हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। परागकण जब अंकुरित होता है तो इसी बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करता है भ्रूणकोश में। आगे बात करेंगे, यहां तक हो गया। अब जहां से बीजांड वृंत जुड़ता है, जहां से बीजांड वृंत जुड़ता है उस भाग को हम केंद्रिका कहते हैं, और जहां पे खाली स्थान, जो खाली स्थान होता है इसे हम निभाग कहेंगे। निभाग जरूर याद रखेंगे, ये बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत दिशा में होता है। आगे समझेंगे तो भ्रूणकोश याद रखेंगे एक पॉइंट कि भ्रूणकोश के बारे में पूछेगा। भ्रूणकोश से आप क्या समझते हैं, तो भ्रूणकोश क्या होता है, एक सात कोशिकी का मतलब क्या है, इसमें टोटल कोशिकाएं कितनी होंगी, 7 आप गिन सकते हो, 1 2 और ये 3 4 और ये 3 7। लेकिन केंद्रक की बात करें तो 8 केंद्रकीय संरचना है। यानी कि आप देख सकते हैं जो भ्रूणकोश होता है उसमें कोशिकाएं तो 7 होती हैं, आप गिन सकते हैं 3 4 और 3 7 कोशिकाएं, लेकिन केंद्रक कितने हैं, हर कोशिका के अंदर 3 केंद्रक, लेकिन जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं।
इसका निर्माण कैसे होता है, जब आप गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें 2 केंद्र का निर्माण हुआ। तो भ्रूणकोश क्या होता है, एक 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसमें 3 कोशिकाएं कहां होती हैं, निभाग की ओर होती हैं, जो किस नाम से जानी जाती हैं, प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानी जाती हैं। जबकि केंद्र वाले भाग में 1 कोशिका पाई जाती है, जो क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, उसे 2 ध्रुव केंद्रक के नाम से जानेंगे। और 3 कोशिकाएं पाई जाती है निभाग की ओर, जिसमें से 1 कोशिका बड़ी होती है, 2 है ना, 2 छोटी होती है। जो छोटी कोशिका होती है उसे सहायक कोशिका कहते हैं, और बड़ी वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। यही अंड कोशिका नर युग्मक से मिलके भ्रूण का निर्माण करती है, और बाकी एक नर युग्मक जो है वो चला जाएगा 2 ध्रुव केंद्रक की तरफ, जो उससे मिलके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। भ्रूणपोष इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण देगा, जो आगे चल के बीज का निर्माण करेगा। और अंडाशय, ये बीजांड जो है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा बीज में, और जो अंडाशय है ये परिवर्तित हो जाएगा फल में। तो ये थी आपकी बीजांड की संरचना। समझते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।